नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए द हिंदू का एनालिसिस रोज़ की भांति आज मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, क्योंकि हमारे स्टाफ थोड़ा छुट्टी पर चले गए हैं और थोड़ा आज टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। इसके लिए नोटबुक आईएएस परिवार आप लोगों से क्षमा प्रार्थी है। आइए हम लोग सबसे पहले न्यूज को इन शॉर्ट में देखेंगे, कौन कौन महत्वपूर्ण खबर है जिस पर हम लोगों को अंदर चर्चा करना है। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर है आप लोगों के लिए, पीटर हिग्स जो हिग्स बोसान की खोज किए थे उनका देहावसान यानी कि मृत्यु हो गया है, स्वर्गवास हो गया और इन्हें 2013 में आपका फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी खबर है। दूसरा खबर है, विथ आइज ऑन द चाइना यूएस एंड जापान और टू न्यू सिक्योरिटी कोलैबोरेशन जो कर रहे हैं आपकी जापान और अमेरिका मिलकर, दोनों लोग एक आपका सिक्योरिटी पैक्ट बना रहे हैं जो कि नए इरा मतलब नए युग के शुरुआत के रूप में यह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाइना इशू को देखकर, चाइना को देखते हुए यह नया युग का शुरुआत है। फिर उसके बाद आपका अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर है, यूएन क्लाइमेट चीफ से नेक्स्ट 2 ईयर आर द इसेंशियल इन सेविंग आवर प्लानेट। जो यूएन चीफ हैं वह कह रहे हैं कि अगला जो 2 वर्ष है वह हमारे प्लानेट को मतलब पृथ्वी को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर हम लोग पूरी तरह जिक्र करेंगे, देखेंगे इस पर कि क्या खबर है और इसमें से क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को समझने और देखने के लिए। फिर उसके बाद आपका है ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन स्टेट, भारतीय राज्यों में जो बेरोजगारी की अवस्था है उसके बारे में डेटा प्रस्तुत किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे और एनालिसिस करेंगे। आइए हम लोग अगला खबर देख लेते हैं, करप्शन हैज राइज ओवर पास्ट 5 ईयर से 55% रिपोर्टेंट। मतलब यह सर्वे एक कराया गया और उस सर्वे में जो 100% लोगों का एक सैंपल लिया गया उसमें 55% लोगों ने यह कहा कि पिछले 5 वर्षों में जो करप्शन है वह बढ़ा है। उसके बारे में हम लोग स्टेट वाइज डेटा देखेंगे और यह भी देखेंगे कि यह डेटा कैसे है, किस आधार पर यह विश्वसनीय है। फिर उसके बाद अगला है, एडवेंट ऑफ द होलिस्टिक अप्रोच टू वन हेल्थ। यह भी हम लोग एक हेल्थ के बारे में, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगला आपका खबर है, सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू केजरीवाल प्लिया इमीडिएटली। आप लोग जैसा जानते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी है, जो लीकर केस दिल्ली के तमाम मंत्रियों पर चल रहा है और के कविता जो दक्षिण भारत की आपकी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है इसी मामले में। तो उसका जो केस चल रहा है वह केस के अंतर्गत कई मंत्री दिल्ली सरकार के आपके इस समय गिरफ्तार हैं और यह जो मामला था यह दिल्ली हाई कोर्ट में था और दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सिंगल बेंच ने इस मामले को खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया था जुडिशियल कस्टडी के बाद। तो वह तुरंत उनके वकील जो हैं आपके वह इसको लेकर आपके तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाए हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगली जो आपकी खबर है या 8वीं, जॉब इन्फ्लेशन की इशू इन एलएस पोल फाइंड सर्वे। जो सर्वे कराया गया है, सर्वेक्षण कराया गया है, अभी आप लोग यह जानते हैं लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए आपका जो की इशू है, जो मेन मुद्दे हैं वह आपके जॉब और इन्फ्लेशन है, यानी कि नौकरी और आपका जो मुद्रास्फीति है यह महत्वपूर्ण है, यह पाया गया है सर्वे में। इसके बारे में हम लोग देखेंगे और उससे पहले आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग जैसा मेरा यह सर्वे देख रहे हैं यूट्यूब का है, इसमें लास्ट 20 डे का यह दिखाया गया है कि जो हमारे नॉट सब्सक्राइबर हैं
यह सबसे ज़्यादा हमारे वीडियो को देखते हैं, 72.7% देखते हैं, जबकि आप सब्सक्राइबर की बात किया जाए तो यह 27.7% हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे वीडियो को देखिए भी और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए हम लोग अंदर के खबर पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू केजरीवाल प्लिया इमीडिएटली। यह कब आया, यह क्या मामला है और यह कैसे इशू बढ़ा और यह इशू इतना विकराल क्यों रूप ले लिया गया। आप लोग जैसा जानते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट जब सत्ता में आई वह 2011 के अन्ना आंदोलन को आप लोग जानते हैं, वह करप्शन बेस मेनली था और वह बहुत ही वैसी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाया लीकर को लेकर, और लीकर जो पहले गवर्नमेंट के अंतर्गत आती थी, गवर्नमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था, उसको डिसेंट्रलाइज मतलब कि सभी लोगों के लिए जो भी इसमें इच्छुक हैं वह इसको खरीद पॉलिसी के अंतर्गत ऑक्शन कर सकते थे। और इसी ऑक्शन में और इसके पीछे कारण सबसे महत्वपूर्ण थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो जीएसटी होता है, वह जीएसटी जो इम्पोज किया जाता है वह केंद्र द्वारा या राज्य की कुछ चीज़ों पर इम्पोज किया जाता है। वहीं वैट जो है, वैट आपका राज्यों का सबसे महत्वपूर्ण आपका टैक्स का हिस्सा होता है। और लीकर हो गए, पेट्रोल हो गया, उन पर आपके राज्य सरकारें टैक्स लगाती हैं। जब राज्य सरकारें टैक्स लगाती हैं तो राज्य सरकारों को रेवेन्यू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिल जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 14वां 15वां वित्त आयोग से आपका जो राज्यों का शेयर है वह क्रमशः डाउन चला जा रहा है और राज्यों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वह बहुत ही नीचे। और दिल्ली में यह देखा गया कि जो दिल्ली स्टेट है, इसके जो राज्य हैं, यहाँ की पॉलिसी इतनी पुअर थी कि जो हरियाणा हो गया या जो वेस्टर्न यूपी वाला एरिया हो गया, इन जगहों से लीकर का जो सप्लाई होता था वो बेतिहासा तरीके से होता था, जिससे दिल्ली गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था वह रेवेन्यू धीरे धीरे डाउन होने लगा। जब रेवेन्यू डाउन हो गया तो गवर्नमेंट को इस पर सोचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि लीकर पॉलिसी बनाया और वह एक्साइज के तहत, और उसमें उन्होंने पूरा डिसेंट्रलाइज मतलब सभी लोग उसको ऑक्शन कर सकते हैं और उसे बेहद ही कम कीमत पर और बार कोड अन्य माध्यमों से, ताकि जो बाहरी राज्यों के लीकर हैं वह हमारे दिल्ली में ना आ सकें। तो वह किया गया और उसी में यह देखा गया, अब गवर्नमेंट का अपोज है जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा, कि इसमें दिल्ली गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं वो उनका इसमें सीधी संलिप्तता है और उन्होंने चुनाव में लाभ उठाने के पर्पज से यह चीज़ें किया था। और इसमें उन्होंने बहुत हाई लेवल पर करप्शन हुआ है, जबकि जांच हो रहा है तो जांच में अलग ही इसका व्यू निकल के आ रहा है। और उसके तहत यहाँ पर उसी के तहत आपके सबसे पहले मनीष सिसोदिया, फिर उसके बाद संजय सिंह, फिर अन्य मंत्री गिरफ्तार हुए। साथ ही साथ अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और वह गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अभी तक त्यागपत्र नहीं दिया है, चूँकि विपक्ष में खासकर बीजेपी जब से इंडिया अलायंस बना है तो बीजेपी यह सवाल उठा रही है और उसके नेता यह मांग कर रहे हैं कि यह अपना त्यागपत्र दें। लेकिन एक सीटिंग किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जो इतने लोकप्रिय हैं उनको गिरफ्तार करना भी कहीं की औचित्य नहीं थी, जबकि आपके सामने एक लोकसभा चुनाव है। तो क्योंकि चुनाव में एक प्लेइंग फील्ड जो होता है, जो कि सबके लिए एक समतल भूमि की तैयार करना, वह चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य होता है। लेकिन इन सब देखते हुए अगर आप देखेंगे तो चुनाव आयोग के कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तो आइए हम लोग उसी के संदर्भ में, फिर यह दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला जाता है अरविंद केजरीवाल जी का लेकर। तो दिल्ली हाई कोर्ट का सिंगल बेंच ने इनको जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद इनको वह किया गया, कई बार इनका जो था जुडिशियल कस्टडी इसको बढ़ाया गया। बढ़ाने के बाद फिर अभी जो बुधवार को सुनवाई हुई है वह सुनवाई आपका उसके लिए उनको 15 अप्रैल तक
उनको जेल भेज दिया गया है। और इसी को देखते हुए जो केजरीवाल के जो आपके वकील हैं मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए कहा है और इसके लिए उन्होंने एक ईमेल भी भेजा है ईमेल के माध्यम से। और इसको चीफ सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़ 50 नंबर के, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने यह कहा है कि मैं इसके लिए सुनवाई के लिए तैयार हूं। तो अब देखा जाएगा कि इसमें क्या प्रगति होती है। आइए हम लोग अगली खबर पर चलते हैं। पीटर हिग्स पार्टिकल फिजिशियन हु सक्सेस डिपेंड ऑन होम यू आस्क। यह आपके पीटर हिग्स हैं इन फ्रंट ऑफ इमेज डिटेक्टर ऑफ द लार्ज हाइड्रो कोलाइजन इन लंदन जो हुआ था यह लार्ज हाइड्रो कोलाइजन और हिग्स बोसान पर इनको 2013 में आपका नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का दिया गया है। और इनकी अभी हाल ही में 8 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई है। तो इस मामले में यह बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसे आपका गार्ड पार्टिकल भी कहा जाता है। और इस पर बहुत ही उच्च पैमाने पर अभी स्विट्ज़रलैंड यूरोपीय देश में इस पर खोज भी चल रहा है, जिससे कि यह बहुत ही वर्तमान समय में मुद्दा बना हुआ है। और 3 जो इंडिपेंडेंस ग्रुप थे उन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में स्वतंत्र होकर इस फील्ड में उन्होंने रिसर्च प्रारंभ किया था, उसी से यह खबर है। इस खबर को आप लोग पूरा देख लीजिएगा। और इनको 2013 का आपका नोबेल पुरस्कार मिला था। आइए हम लोग अगला खबर देखते हैं। विथ आइज ऑन चाइना, चाइना पर नज़र देखते हुए यूएस एंड जापान वाव न्यू सिक्योरिटी कोलैबोरेशन। आपका जो जापान और यूएस मिलकर चाइना को देखते हुए अपने नए सिक्योरिटी सहयोग आपस में करने पर उस पर सहमति जताए हैं। तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे अंदर। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा प्रॉमिस टू न्यू ईरा, नए युग की बात कर रहे हैं आप। यूएस जापान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन ऑन वेडनेसडे, इन्होंने बुधवार को नए रणनीति के रूप में नए युग का शुरुआत के रूप में इन्होंने बात किया है। और लेइंग आउट ए सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम को डेवलपमेंट ऑफ माइल मिसाइल टू मैन मून लैंडिंग, इसमें जो इनका बहुत सारा इनका प्रोजेक्ट है और उन परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो को डेवलप किया गया है कि मानव को मानव युक्त जो मिसाइल यान है उसको आपका चंद्रमा पर उतारने की भी बात है। और यह इसमें दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। वाइल द कंडेमिंग चाइना एस्केलेटिंग बिहेवियर इन रीजन, जो उस दक्षिण चीन सागर है उसमें जो चाइना का जो बिहेवियर है उसकी भी ये लोग आलोचना किए हैं। इन ए जॉइंट स्टेटमेंट फ्रॉम वाशिंगटन समिट टू सेट देयर एम वाज टू बिल्ड ए ग्लोबल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इन्होंने वाशिंगटन जो घोषणा हुआ इनके जो समिट का, तो उसमें इन्होंने यह कहा कि हमारी जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप होगी वह एक ग्लोबल सिक्योरिटी यानी कि वैश्विक सुरक्षा के मानकों को बनाने के लिए उस आधार पर हमारा पार्टनरशिप होगा। फिट फॉर द पर्पस, जो कि सभी उद्देश्यों को पूरा करेगा। फॉर कॉम्प्लेक्स इंटर कनेक्टेड चैलेंज, जो कि सभी चुनौतियों से आपस में जुड़ा होगा। आगे कहते हैं मिस्टर बाइडन स्ट्रेस एंड द अनवेविंग यूएस कमिटमेंट टू डिफेंड जापान यूजिंग द फुल रेंज कैपेबल इंक्लूडिंग न्यूक्लियर। यह कह रहे हैं कि जापान को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो भी कैपेबल होगा उसको बढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं एक
जापान और यूएस के मध्य एक 1968 में एक समझौता हुआ था, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण समझौता है और इसी समझौता को कहा जाता है यूएस जापान अम्ब्रेला सिक्योरिटी अम्ब्रेला पैक्ट। और इसी पैक्ट के अंतर्गत आपका जो यूएस है वह जापान को यह कहता है कि मैं आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करूंगा और आप कोई भी आपको दिक्कत आएगी तो उसमें मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। क्योंकि इस समय नॉर्थ कोरिया और आपका चाइना हो गया और रसिया का बढ़ता प्रभाव को देखते हुए अब अमेरिका खुद जापान को आगे प्रोत्साहित करने में मदद करने में आगे बढ़ रहा है ताकि जापान इंडिपेंडेंस हो। और इस फैक्ट के पीछे जो कारण था यह आपका सेकेंड वर्ल्ड वार के समय आप लोग जैसा जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसके तहत उस पर बहुत आलोचना हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध में यह कहा गया था कि जो जापान के सैनिक है यह एक चीटे के समान है, जो कि जिसको पकड़ ले उसे हराए बिना छोड़ेगी भी नहीं। तो उसको डर को देखते हुए कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि डर को देखते हुए जो अमेरिका था वह ऐसा पैक्ट किया था। फिर उसके बाद आपका है टू साइड प्लान अपग्रेड ऑफ देयर मिलिट्री कमांडर एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क वुड इनेबल ग्रेटेस्ट इंटरऑपरेशनबिलिटी एंड प्लानिंग इन ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट के समय इन लोगों का जो कमांडिंग है उसको आपस में कुल सहयोग करने की बात की गई है। वहीं नेटवर्क अपग्रेडेशन की भी बात कही जा रही है मिस्टर बाइडेन और किशिदा के द्वारा। और किशिदा जानते ही हैं आप लोग, यह प्रधानमंत्री जापान के हैं। आल्सो अनाउंस द प्लान टू अपग्रेड डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड टू नेटवर्क एयर डिफेंस कैपेबिलिटी बिटवीन द यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान टू काउंटर एयर एंड मिसाइल थ्रेट। यह कहा जा रहा है कि जो आपका जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है खासकर 3 देशों के बीच में आपका यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच उन लोगों में आपस में जो है कम्युनिकेशन को और बढ़ाया जाएगा ताकि जो आपका एयर और मिसाइल थ्रेट है उससे निपटा जा सके। आइए हम लोग अगली खबर देख लेते हैं, चूँकि इसी को डिटेल में देखते हैं। AUKUS यह आपका है ऑस्ट्रेलिया यूके फिर बाद में यूएस, यह 3 देशों का संगठन है। इससे यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी आ चुका है जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं और अपनी सदस्यता का विस्तार के संदर्भ में यह चर्चा के लिए तैयार हो गए हैं। और यह जो है एक त्रिपक्षीय यानी कि 3 पक्ष जो हैं आपके ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम और आपका अमेरिका है, जिसका उद्देश्य जो है आपका बेहतर सहयोग के साथ माध्यम और सुरक्षा और रक्षा हितों को मजबूत करना है। वहीं AUKUS की बात की जाए तो इसमें गहन सूचना एवं प्रौद्योगिकी साझाकरण के साथ साथ सुरक्षा और रक्षा से संबंधित आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी औद्योगिक का आधार पर आपूर्ति श्रृंखला का एकीकरण शामिल है। यानी कि इन देशों के मध्य में जो भी आपका सिक्योरिटी के आधार पर जो सप्लाई चेन है उसको और एकीकरण करना और मजबूत करना। इसका गठन जो किया गया था यह आपका 2021 में किया गया था और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपका चीन के जो प्रभाव बढ़ रहा है उस प्रभाव से निपटने के लिए किया गया है। और आपका अगला है भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, हालांकि भारत AUKUS उभरती प्रौद्योगिकी पर अनौपचारिक बातचीत में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है
क्योंकि आप लोग जैसा जानते हैं चाइना हमारे पड़ोस में है, और चाइना और रसिया का द पैक्ट जो है 2011 में हुआ था, उसके चलते दोनों और घनिष्ठ आ रहे हैं। तो अगर हमारा स्ट्रेटजी जो न्यूट्रल है, अगर उसके तहत हम अमेरिका के तरफ ज़्यादा झुकते जा रहे हैं, फिर भी अगर ज़्यादा झुकाव हो रहा है तो एक तरह से रसिया या अन्य देश जो हैं उनको मैसेज अलग जाएगा। इसीलिए हम अनौपचारिक रूप से इस पर बातचीत कर रहे हैं ताकि हमें जो स्ट्रेटेजिक जो लाभ है वह लाभ मिल सके। आकस समूह क्या है? यह ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच हिंद महाप्रशांत क्षेत्र में जो है एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदार है, जिस पर 2021 में हस्ताक्षर हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी साझेदारी का एक प्रमुख व्यवस्था का आकर्षक था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय इशू रेज हुआ था यूरोपीय देश के और ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच, क्योंकि समझौता किसी और से था, फिर उसको ख़त्म करके अमेरिका के साथ समझौता ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया था। तो उस समय काफ़ी दिक्कत भी आई थी। हिंद महाप्रशांत क्षेत्र में इसका फोकस या इस और इसकी उन्मुखता से इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों के विरुद्ध एक सशक्त गठबंधन बनाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी कल का ही न्यूज है कि जो चीन के मंत्री थे उन्होंने कहा कि ताइवान को लेने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसके लिए अलग अलग देशों का अलग अलग पॉलिसी है। कोई देश नीति को समर्थन करते हैं तो कोई थियोरी को समर्थन करते हैं, और दोनों स्टेप में अंतर है। तो यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो आपका चाइना का उद्भव है, यह चाइना का उद्भव दो तरीके से देखा जा रहा है। एक वर्ल्ड थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है, जबकि चाइना के जो समर्थन है वह कह रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन अभी तक जो देखा गया है, अगर भारत के इंटरेस्ट की बात करें तो यह जो एक थ्रेट के रूप में है, क्योंकि वह जितने भी जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं उन देशों को या तो वह बाउंड्री विवाद के थ्रू उन्हें किसी न किसी तरह से फंसाने या तो उनके जो डेवलपमेंट हैं उनको वह बाधित करने का प्रयास कर रहा है। अगर मान लीजिए वह कोई आइलैंड है, छोटा है, तो वह वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी में बढ़ते हुए, अगर मान लीजिए उससे दूर है, चाइना से दूर है, तो वहाँ डेप ट्रैप की पॉलिसी के तहत वह अपने में मिलाने या तो वहाँ पर पूरी तरह से वह कोई वहाँ के आइलैंड या वो वैसे कोई इम्पॉर्टेंट जगह को लेने, पोर्ट को लेने के लिए वह उनको विवश कर देता है। वह ऐसे ऋण जाल में फंस जाते हैं। जैसा कि आप लोग अभी जानते होंगे कि श्रीलंका का इशू जो आया था वह इसी मामले में था। अगर वहीं आप लोग देखें जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह को चाइना का प्रवेश द्वार कहा जाता है ओपेक के अंतर्गत। तो वहाँ पर भी वर्तमान समय में बहुत बड़ा इशू हुआ है, क्योंकि बलूचिस्तान जो एरिया है, चूँकि जब भारत अलग हुआ था तो वह बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिलना नहीं चाह रहा था, लेकिन किसी कारणवश वह मिला। और आज भी रिसोर्सेज के मामले में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे रिच एरिया है, लेकिन वहाँ पर उतनी ही गरीबी या कहा जाए अशिक्षा या तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। इसलिए वहाँ की स्थिति और भयावह हो रही है। और वहाँ पर जितने भी चाइना के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, चूँकि वह प्रोजेक्ट ऐसा है कि जो शोषण कर रहे हैं उस क्षेत्र में, तो उस पर हमले वहाँ के लोकल जो ग्रुप हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, जो एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में है। अगर वहीं बात किया जाए इस व्यवस्था में उक्त तीन देशों के बीच बैठकों एवं संलग्नताओं के साथ साथ उभरती प्रौद्योगिकी जो कि अप्लाइड एआई है, आपका क्वांटम प्रौद्योगिकी और गहन समुद्री क्षमताओं में सहयोग का एक नई संरचना शामिल है। यहाँ पर अप्लाइड एआई का मतलब वह आपका एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात है, जो कि आपका व्यवहारिक चीज़ों में उपयोग की जा सके। आइए हम लोग आगे देखते हैं।
AU समूह से चिंताएं। यहाँ पर आपकी है क्षेत्रीय सुरक्षा। AU जो AUKUS है, इसकी साझेदारी को विशेष रूप से चीन द्वारा क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए चुनौती के रूप में देखा जाता है और इस समझौते में संवेदनशील रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं खुफिया सूचनाओं की साझेदारी शामिल है, जिनसे क्षेत्र की सामरिक संतुलन पर इसके प्रभावों का चिंता उत्पन्न कर सके। वहीं बात की जाए कूटनीतिक निहितार्थ की, तो जो AUKUS है इसमें आपका साझेदारी को भारत, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए एक कूटनीतिक आघात के रूप में देखा जा रहा है, जिन्हें पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें 3 ही देश सम्मिलित हैं। वहीं बात किया जाए इन देशों को भी नई साझेदारी उन्हें किनारे पर ढकेल देगी, जिससे उनके प्रभावों को कम करेगी। और वहीं आपका अब नॉन प्रोफिलेशन की बात की जाए, अब प्रसार की बात की जाए, तो ये KUS साझेदारी में ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण शामिल है, जिससे वैश्विक अप्रसार प्रयासों को इसके प्रभाव के संबंध में चिंताएं उत्पन्न करता है। और कुछ विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि यह कदम एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है और अन्य देशों की अपनी परमाणु क्षमताओं को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, परमाणु जब से इसका प्रसार हुआ है, 1-2 जो हमले हुए थे जापान पर, उसके बाद इसके खतरों को देखते हुए विश्व के जो प्रमुख देश हैं, जैसे आपके अमेरिका हो गया और आपका रसिया हो गया, इन देशों के बीच में कई ऐसे समझौते हुए और अन्य देश भी इस समूह में शामिल हुए। उसमें यह कहा गया कि परमाणु के प्रसार को रोका जाएगा और उसी के तहत आपका यह सब चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। जबकि अगर ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका परमाणु पनडुब्बी दे रहा है प्रौद्योगिकी, जो कि बहुत ही अपडेटेड है, तो उससे जो जितने देशों पर प्रतिबंध लग रहे हैं, जैसे आपके नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, तो इन्हीं के क्रम में और जो देश हैं खड़े हैं उनके लिए एक प्रोत्साहन मिलेगी, क्योंकि हमें तो मना कर रहे हैं लेकिन अन्य देशों को बढ़ावा दे रहे हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो मेन इम्पॉर्टेंट खबर है आपका UN क्लाइमेट चीफ से नेक्स्ट 2 ईयर्स आर इसेंशियल इन सेविंग आवर प्लानेट। जो आपके UN क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि अगले 2 वर्ष जो हैं वह हमारे प्लानेट को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के बारे में कहे हैं, यह गवर्नमेंट, बिजनेस एंड लीडर डेवलपमेंट बैंक हैव 2 ईयर टू टेक एक्शन एडवर्ट फॉर वर्थ क्लाइमेट चेंज, द UN क्लाइमेट चीफ सेड। जो UN क्लाइमेट चीफ हैं उन्होंने कहा है कि जो सरकारें हैं और जो आपके बिजनेस में लीडर हैं और आपके डेवलपमेंट बैंक हैं, उनके लिए 2 वर्ष जो हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन ए स्पीच सेड वार्न द ग्लोबल वार्मिंग स्लीपिंग डाउन द पॉलिटिशियन एजेंडा। इनकी जो पॉलिटिशियन है, जो राजनीतिक हैं, उनका महत्वपूर्ण एजेंडा होना चाहिए। साइंटिस्ट से हैविंग द क्लाइमेट डैमेजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 2030 क्रूशियल स्टॉप ए राइज टेम्परेचर ऑफ मोर देन 1.5%। जो आपका 1985 में जो पृथ्वी का तापमान था आपका 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी पर लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह है आपका दैट वुड अनलीस्ट मोर एक्सट्रीम वेदर एंड हीट।
और यह जो है कि आपका अगर इस पर नहीं आता है तो यह बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकती है। एट लास्ट ईयर द वर्ल्ड एनर्जी रिलीज CO2 इमिशन इंक्रीज ए रिकॉर्ड हाई, जो कि पिछले वर्ष बतलाया गया है कि जो CO2 का जो रिलीज हुआ हो वह अभी तक का सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। करेंट कमिटमेंट टू फाइट द क्लाइमेट चेंज वी वुड बेयरली कट ग्लोबल इमिशन एट ऑल बाई 2030। यह कहा गया है कि जो वर्तमान समय में जो प्रयास किए गए हैं, जो कमिटमेंट दिया गया है उसके अनुसार 2030 तक सभी चीज़ों से इमिशन, जो सभी प्रकार के जो उत्सर्जन हैं उनको कट डाउन किया जाएगा। वहीं सीमन स्टीन जो हैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द UN नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, वह कहें नेक्स्ट 2 ईयर आर द इसेंशियल इन सेविंग आवर प्लानेट। इसके बारे में कह रहे हैं वी स्टिल हैव ए चांस टू मेक ग्रीन हाउस गैस इमिशन टम्बल विथ ए न्यू जनरेशन ऑफ द नेशनल क्लाइमेट प्लान। यह कह रहे हैं कि हमारे पास हम जो हैं वह देशों के पास एक नेशनल क्लाइमेट प्लान होना चाहिए, उसी के अंतर्गत उनको अपना इमिशन को घटाना चाहिए। बट वी नीड देज स्ट्रांगर प्लान नाउ ही सेड। वह कह रहे हैं इसमें कुछ स्तर पर यह देखा जा रहा है कि इसमें कुछ लूप होल या लीकेज हैं, जिसके तहत हमको एक और मजबूत हमारे पास योजना होनी चाहिए। वहीं G20 कल्प्रिट के बारे में कह रहे हैं स्पीकिंग एट द इवेंट एट द चैथम हाउस थिंक टैंक लंदन। लंदन में चैथम हाउस थिंक टैंक में इन्होंने बोलते हुए कहा मिस्टर स्टीन said group of the 20 leading economic power together responsible of 80% global emission urgently needed to step up। वह कह रहे हैं कि जो G20 के जो देश हैं इनको यह पूरे इमिशन का जो इमिशन हो रहा है उसमें इनका योगदान जो है आपका 80% है और इन्हें तत्काल इस चीज़ को स्टेप अप करना चाहिए अर्जेंट नीड के द्वारा। नियरली 84,000 पीपल अटेंड लास्ट ईयर COP28 समिट दुबई में जो 28वां COP28 मीटिंग हुआ था, इसमें लगभग आपके 84,000 लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया था। ड्राइविंग क्रिटिसाइज्म फ्रॉम द कैंपेनर मोर देन 22,000 फॉसिल फ्यूल लॉबी रिट्रेट अटेंड। इसको जो है वह आपका अटेंड की थी। मिस्टर स्टील सेड ही वुड लाइक टू सी फ्यूचर COP मीटिंग रिड्यूस इन साइज while the priority strong negotiation outcome। He said he was talk with the Azerbaijan and Brazil host of the next UN climate summit about this। जो COP29 और 30 का जो आयोजन है यह आपका कहाँ होगा, यह आपका अजरबैजान और ब्राज़ील में होगा और उसी के संदर्भ में कह रहे हैं कि वहाँ पर एक स्ट्रांग पॉलिसी बननी चाहिए। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन स्टेट। भारतीय राज्यों में अभी हाल ही में यह देखा गया है कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल औसत से ज़्यादा है। अगर मान लीजिए नेशनल में 3.17% है, जबकि यह डेटा एक्चुअल डेटा से बहुत ही डिफर है, बहुत ही भिन्न है। आप लोग जैसा जानते हैं वर्तमान समय में अनएम्प्लॉयमेंट भारत के लिए सबसे बड़ा
चुनौती बनकर उभरा है। चूँकि जानते हैं चुनाव में धार्मिक चीज़ें मुद्दा बनती जा रही हैं, इसलिए यह ग्रोथ हो गया या डेवलपमेंट हो गया या लोगों के इशू हैं, यह गौण होते चले जाते हैं। धर्म के आगोश में लोग भ्रमित होते चले जाते हैं और वह चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टियों के इन्फ्लुएंस में आकर सरकारों को चुनने में अपनी जो भूमिकाएं होती हैं उनको वह छोड़ देते हैं। तो वही सब आपका है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो आपके टॉप 4 स्टेट हैं, जैसे आपका गोवा है और आपका केरला है, हरियाणा है और पंजाब है, यहाँ पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा गया है कि इन राज्यों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वह सबसे ज़्यादा है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी यह आपका 1919 में हुई थी। एंड द इंस्टीट्यूट फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट IHD का भी रिवील दैट द 2 आउट ऑफ एवरी 3 अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल वाज ए यंग ग्रेजुएट। यह कहा जा रहा है कि जो 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जो हैं जो कि ग्रेजुएट हैं वह अनएम्प्लॉयमेंट के मार से झेल रहे हैं। यानी कि अगर इसके अनुसार देखा जाए तो 66.67% अनएम्प्लॉयमेंट है किसके बीच में, जो ग्रेजुएट हैं जो कि स्नातक कर चुके हैं। वहीं आगे बात की जाए हाईलाइटिंग द नीड फॉर द अर्जेंट पॉलिसी इंटरवेंशन, इसके लिए क्या आवश्यकता होनी चाहिए कि हमारे पास तत्काल एक नीति होना चाहिए जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल कर सके। लिटिल इज द अंडरस्टूड अबाउट द काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज नॉलेज गैप दैट रिक्वायर अर्जेंट रिड्रेसल। इसके लिए कहा जा रहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह आपका नॉलेज गैप की बात की जा रही है, यानी कि जो ज्ञान का जो अंतर है उनके बीच वह सबसे महत्वपूर्ण है। दिस एनालिसिस लुक एट द अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो बड़े राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया है, एक्सक्लूडिंग द यूनियन टेरेटरी एमोंग द इंडिविजुअल एज 15 एंड एबव द मेजर बाय द यूजुअल प्रिंसिपल एंड द सब्सिडरी स्टेटस जो आपकी है UPSS उसके द्वारा किया गया है। यूटिलाइजिंग द डेटा फ्रॉम द पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS द्वारा जो डेटा जारी किया गया है 2022-23 का, उसी को यूज करते हुए, और इसमें मणिपुर इंक्लूड नहीं किया गया है सिंस द फील्ड वर्क नॉट टू कंप्लीट ऊनिंग द कन्फ्लिक्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मणिपुर में वर्तमान समय में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके चलते वहाँ से डेटा नहीं उठाया गया है। Since the coverage of the smaller state in the overall sample is less compared to the larger state, यहाँ पर यह देखा गया है कि जो बड़े राज्य हैं वहाँ की अपेक्षा डेटा यहाँ पर कम उठाया गया है जो कि सैंपल है। स्टेट दे estimate should not be taken the definitive measurement but as the indicator of the important factor driving unemployment, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का महत्वपूर्ण कारण है। वहीं आगे बात किया गया है एन एनालिसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है बेरोजगारी है उसका विश्लेषण किया गया है। फिगर जो दिखाया गया था आउटलाइन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट across the Indian state 2022-23 from the highest
टू लोएस्ट, जो कि उच्च से लेके निम्न जो राज्य हैं वहाँ पर दिखाया गया है। और उसमें एट ऑलमोस्ट 10% परसेंटेज ऑफ गोवा अनएम्प्लॉयमेंट रेट मोर देन द 3 times नेशनल एवरेज 3.17। जो गोवा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यह आपका 10% है। अगर वहीं नेशनल की बात की जाए तो यह 3.17% है। अगर देखा जाए तो यह लगभग 3 गुना ज़्यादा है नेशनल एवरेज से। चूँकि यह डेटा हैं, डेटा तो इससे भी, अगर नेशनल एक्चुअल बात की जाए तो इससे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट वर्तमान समय में भारत में है। लेकिन यहाँ पर डेटा दिया गया है तो हम लोग डेटा को एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग 4 ऑफ द टॉप 5 स्टेट, जो 5 राज्य उच्च हैं उसमें से 4 राज्यों में, जिसमें आपका गोवा है, केरला, हरियाणा एंड पंजाब आर कंपेरेटिव रिचर स्टेट। यह जो राज्य हैं यह सबसे धनी हैं। द रिच स्टेट ऑफ वेस्टर्न इंडिया, जो महाराष्ट्र है एंड गुजरात, एक्सपीरियंस अनएम्प्लॉयमेंट रेट फार लेस दैन द नेशनल एवरेज। जो आपका गोवा और गुजरात और आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वह नेशनल एवरेज से कम है। ऑल नॉर्दर्न स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड हरियाणा, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश हैव अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर दैन द नेशनल एवरेज। या इन राज्यों में जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी जो है वह आपका नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। एज डू ऑल साउदर्न स्टेट विथ द एक्सपेंशन ऑफ आपका कर्नाटका को छोड़कर यहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति है। आउट ऑफ द 27 स्टेट द कंसाइडर 12 स्टेट हैव अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेस देन नेशनल एवरेज, जो कि आपका नेशनल एवरेज से आपके 12 राज्यों में अनएम्प्लॉयमेंट कम है। वहीं बात की जाए कौन कौन है लो रेट वाले, इन लार्जर स्टेट 3% इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वह 3% है, जबकि आप लोग नेशनल एवरेज आप जानते हैं 3.17% है। अगर वहीं बात की जाए 2.4% इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वह 2.4% है। यह डेटा ही बस आप जानिए, जबकि वास्तविकता में अगर आप जाएंगे धरातल पर तो कहीं बहुत विकराल स्थिति है। एंड 1.6% इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आप देखिए तो 1.6% ही अनएम्प्लॉयमेंट है। वहीं बात की जाए ब्रिंग डाउन द नेशनल एवरेज, जो कि आपके नेशनल एवरेज को नीचे लाता है, बट दिस प्रेजेंट द वर्तमान समय में जो है आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात मच ऑफ द स्टेट विथ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लोअर दैन द नेशनल एवरेज। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो एवरेज है, औसत है, उससे काफ़ी नीचे है। आल्सो है पर कैपिटा इनकम लेसर दैन द नेशनल एवरेज। यहाँ पर कैपिटा जो इनकम है वह भी आपका कम है। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। यह आपका डेटा दिखाया गया है, इसको आप लोग इत्मीनान से देख सकते हैं, लेकिन यह डेटा मात्र है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं डिफर है, अलग है, भिन्न है। वहीं आपका यूपी है, यह यूपी देखिए, यूपी में आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है इतना ही दिखाया गया है, जो 2.4% है। देखिए 2.5 है, उससे कम है। वहीं सबसे ज़्यादा जो दिखाया गया है वह आपका गोवा दिखाया गया है, यह करीब आपके 10% के करीब है।
यही आपका है, इसको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिए। जितना भी मुख्य मेन था उसको हमने बतला दिया है, इसको आप देख लीजिए। आइए हम लोग अगली खबर पर चलते हैं। इसी में आपका ILO जो परिभाषा देखता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बेरोजगारी के बारे में, इसको देख लेते हैं हम लोग। ILO के अनुसार बेरोजगारी नौकरी के बाहर होना, काम करने के लिए उपलब्ध होना और सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करना। यानी कि आप सक्रिय रूप से नौकरी का तलाश कर रहे हैं और आप जो है वह आपके लिए काम उपलब्ध होना, यह सब चीज़ें जो हैं आपके बेरोजगारी के श्रेणी में लाता है। वहीं एक महत्वपूर्ण है यह प्रक्रिया कि आपका सक्रिय रूप से काम की तलाश नहीं करने वालों को बेरोजगार नहीं माना जाता है। वहीं श्रम बल की बात की जाए तो इसमें नौकरी पेशा और बेरोजगार को शामिल किया गया है जो लोग इन श्रेणियों में नहीं है। उदाहरण के लिए आपका छात्र, अवैतनिक घरेलू कामगार, उन्हें श्रम बल से बाहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं बेरोजगारी दर की गणना बेरोजगारों और श्रम शक्ति के अनुपात के रूप में की जाती है। यदि कोई अर्थव्यवस्था पर्याप्त नौकरी पैदा नहीं करे या यदि लोग काम की तलाश न करने का निर्णय लेते हैं तो इसे बेरोजगारी दर गिर सकती है। आप लोग जानते हैं वर्तमान समय में कई देश हैं, यहाँ तक भारत की भी बात की जाए तो जॉबलेस जो ग्रोथ है यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। हम लोग ग्रोथ तो अचीव कर रहे हैं, समृद्धि तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन वह क्या है, रोजगार विहीन है। वहीं बेरोजगारी की बात की जाए तो सबसे पहला इसमें टर्म आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों का रोजगार में लगा रहना। जैसे गांव में आप लोग देखते होंगे कि कृषि क्षेत्र है, कोई कृषि भूमि है कोई एक परिवार के पास, और इसमें अगर वास्तव में देखा जाए तो 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन उसके जगह 10 लोग लगे हुए हैं। तो यह जो है यहाँ पर 10 लोगों में जो 5 लोग हैं यह आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। जो कि मान लीजिए 5 ही लोग काम कर सकते हैं उसको उसी दिन में उतने टाइम में, अगर वे लोग 10 लोग मिलकर करते हैं तो वहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है। और यह जो है मुख्य रूप से कृषि या जो असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पर भी देखेंगे आप वेंडर देखेंगे कि 2-2, 3-3 लोग परिवार के हैं वह मिलकर चला रहे हैं, जबकि वह चीज़ें आपके परिवार के एक ही लोगों के द्वारा वह चीज़ें स्मूथली से रन की जा सकती हैं। वहीं बात किया जाए मौसमी बेरोजगारी की तो यह एक ऐसी बेरोजगारी है जो कि वर्ष के कुछ निश्चित मौसम के दौरान होती है और यह खेतीहर मजदूरों के पास साल भर में कभी कभी काम करने को मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो कृषि क्षेत्र होता है उसमें मौसम में जब बारिश होती है तो धान की फसल के लगाई के लिए लेबर फोर्स की आवश्यकता होती है और उसके बाद कुछ समय के बाद जब कटाई होती है तब आवश्यकता होती है। उसके बाद गेहूं की फसल जब तैयार होती है तो इसके बीच में जो समय गैप होता है वहीं आपका मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। जब मौसम फसल कटाई की आती है तो फिर लेबर की डिमांड बढ़ जाती है और जो रोपाई के समय आती है उस समय भी लेबर का डिमांड बढ़ जाता है। यानी फसल के मौसम के आधार पर लेबर डिमांड बढ़ जाता है, जबकि अन्य मौसमों में वही लेबर जो हैं वह बेरोजगार की तरह रहते हैं और इसी को आपका मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं चक्रीय बेरोजगारी। यह व्यापार चक्र का परिणाम है जब मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास में गिरावट आती है। और भारत में चक्रीय बेरोजगारी के आंकड़े नगण्य हैं। एक ऐसी घटना है जो अधिकांश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो आपका क्रम होता है, जो आपका व्यापार का चक्र होता है, यह व्यापार का चक्र आपका ऐसे चलता है।
तो जो ये डाउनफॉल होने लगता है, तो इस समय जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं वो मार्केट से, इन्वेस्टमेंट से बाहर चले जाते हैं। जब इन्वेस्टमेंट से बाहर जाते हैं तो प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ता है। जब प्रोडक्शन डाउन होने लगता है तो जो एम्प्लॉयज़ लगे रहते हैं प्रोडक्शन में, वह भी उस रोज़गार से बाहर होते चले जाते हैं। तो यही जो है आपका चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, और यह अधिकांश पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के साथ आता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं तकनीकी बेरोजगारी। यह प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान होता है। 2016 में विश्व बैंक के आंकड़ों में भविष्यवाणी की गई थी कि भारत में स्वचालन के खतरे में पड़ी नौकरियों का अनुपात साल दर साल 69% है। आप लोग जैसा जानते हैं कि तकनीकी जो बेरोजगारी होती है, जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ऐसे लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उन्हें एक कंप्यूटर पर एक नॉर्मल वर्क भी नहीं करने आ रहा है, तो वह तकनीकी रूप से वह बाहर हट जाते हैं। जबकि उनके पास लेबर भी है, उनके पास मैन पावर, हर चीज़ है, लेकिन वह तकनीकी रूप से बेरोजगार हैं उस फील्ड में। प्रतिरोधात्मक रोजगार, घर्षणात्मक बेरोजगारी को खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है। यह नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करता है। जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है, तब यही आपका प्रतिरोधात्मक रोजगार कहा जाता है। यदि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वह एक रोजगार छोड़ के दूसरे कंपनी में जा रहा है, तो यही आपका प्रतिरोधात्मक रोजगार कहा जाता है। असुरक्षित रोजगार, इसका मतलब यह है कि लोग बिना किसी उचित नौकरी के अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं, और इस प्रकार उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिल रहा है। और यह सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान समय में थ्रेट बना हुआ है, क्योंकि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं उनके लिए जॉब सिक्योरिटी या अन्य सिक्योरिटी से वह वंचित हैं। वहीं इन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है, क्योंकि उन्हें काम करने का रिकॉर्ड कोई भी उनका नहीं रखा जाता है। भारत में बेरोजगारी के यह मुख्य एक प्रकार है। आइए हम आगे बात कर लेते हैं भारत में बेरोजगारी की माप। और यह जो माप की जाती है यह आपका NSSO द्वारा की जाती है, और यह जो होता है आपका प्रत्येक वर्ष किया जाता है, और लार्ज नंबर में जो किया जाता है हर 5 वर्ष में किया जाता है। चूँकि सरकार ने इसको NSSO और CSO को मिलाकर NSO कर दिया 2008 में, तो उसके बाद इसके प्रभाव में बहुत काफ़ी कमी आई है। सामान्य मूलधन और सहायक राशि स्थिति आपका है, जो यह आपका UPSS या मूलधन का दर्जा उस गतिविधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिस पर किसी पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक समय बिताया गया हो, उसके आधार पर यह किया जाता है। कम से कम आपका 30 दिनों तक चलने वाली सहायक भूमिका को रोजगार माना जाता है, और यह जो विधि होती है यह बेरोजगारी दर को कम करती है। भारत में बेरोजगारी दर 2024 के बारे में बात किया जाए तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट IHD के साथ मिलकर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। और इसके हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उनमें से 83 लोग जो हैं आपके युवा हैं, और यह ज़्यादातर जो हैं युवा वह शिक्षित हैं, यानी कि उसमें से मैक्सिमम जो हैं वह आपके ग्रेजुएट हैं। यहाँ पर आपका टेबल के माध्यम से डाटा दिया गया है, और आपका यह जो है 2020 का है, उसके बाद आपका 2012 का है, फिर उसके बाद 2019 का है, फिर 2022 का है। कंपेयर किया गया है आपका यह लेबर फोर्स है, और फिर वर्क फोर्स है,
और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति दर्शाई गई है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, यह मिलियन में है। ग्रुप ऑफ लेबर मार्केट की बात की जाए तो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वह आपका लेबर फोर्स है। लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट आता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो जॉब के लिए है, फिर बाद में एम्प्लॉयमेंट जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वहीं आपके एम्प्लॉयमेंट जो हैं वह आपके फुल टाइम जो जॉब करने वाले लोग हैं। वहीं आपका इधर नॉन इन लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स में नहीं हैं, उनमें हैं कि वे लोग नॉट लुकिंग फॉर अदर रीजन, कोई अन्य कारणों से वह नहीं देख रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिटायर हो गए हैं, फिर बाद में अन्य लोग जो हैं वो आपके परमानेंटली अनेबल टू वर्क, जो कि आपके अस्थायी रूप से जो काम करने के योग्य नहीं है। आइए हम लोग अपने नोटबुक IAS के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग NCERT का हमारा फाउंडेशन टू एडवांस जो बैच है, जो कि बेसिक से एडवांस तक है, यह आपका जो सब्जेक्ट विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपके बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। और इसको आपको कक्षा 6 से लेके 12 तक है। इससे आप लोग जुड़िए और लाभान्वित होइए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, जो खासकर कम्पिटिटिव जो जॉब ओरिएंटेड हैं, उसके लिए आपका NCERT बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो कोई भी आप परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे UPSC हो या स्टेट PCS हो या तो छोटी एग्ज़ाम, तो आप पहले NCERT को पढ़ लीजिए अपने जो समय है। क्योंकि मान लीजिए कोई गांव का भी व्यक्ति है, बच्चा स्टूडेंट है, वह नहीं पढ़ पाता है तो उसके फाउंडेशन में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उनको NCERT पर विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक छोटे कम समय में आपको ज़्यादा समझदारी आपकी विकसित होती है। आइए हम लोग नोटबुक IAS के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी किया कीजिए, और साथ ही साथ आप लोग इसमें कमेंट भी किया कीजिए कि क्या और सुधार करनी चाहिए, कैसा हम लोगों को। और हमारे वीडियो को आप लोग लाइक किया कीजिए, इसे स्किप मत किया कीजिए, पूरा देखा कीजिए। और गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ द नोटबुक एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए, ऐसा लोगो दिखाई देगा। और स्टेट PCS और आपका UPSC जो भी एग्ज़ाम कराई जाती हैं कमीशन के द्वारा, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे यहाँ जो विशेषज्ञ हैं, जो कि आपके मेंस इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके द्वारा पेपर तैयार किया जाता है, जो कि आपके बेहद ही कम कीमत पर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में दोनों उपलब्ध है। तो उससे आप लोग जुड़िए और लाभान्वित होइए। धन्यवाद।